Hello everyone, this is Rupali and I welcome you all to Eminent Institute's YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी, हमने फंडामेंटल राइट्स तक वो बात की थी और आज हम उसके आगे की बात करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो सोर्स है वो लक्ष्मीकांत 5th एडिशन की बुक है। और लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहले जो हमारी सेलियन फीचर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी को फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि जैसे आपको याद होगा कि जब हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी तो हमें ये बोलता है कि फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लॉ ऑफ द लैंड है उसने गारंटी दी हुई है कि ये राइट्स सबको मिलेंगे और ये राइट्स ज़रूरी हैं एक इंसान के अच्छे जीवन के लिए। वैसे ही जो डीपीएसपी हैं वो ज़रूरी है एक अच्छी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, अब ये कहाँ है? ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी दिए हुए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को नोवेल फीचर भी कहा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आपको याद रखना है कि नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को कहा गया है। डायरेक्टिव डीपीएसपी जो है वो 3 तरह से डिवाइडेड है, एक सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डिवीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये वाले जो फीचर्स हैं वो सोशलिस्टिक हैं, ये वाले जो फीचर्स हैं वो गांधीयन है। जस्ट आर्टिकल्स दिए हुए हैं लगातार एंड देन उसमें से जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स को तो हम ये बता सकते हैं कि ये फीचर्स सोशलिस्टिक हैं, ये गांधीयन और ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा डिवीजन है उनका, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिवीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है कि जब हमने फंडामेंटल राइट की बात की तो हमने बोला था कि फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। वैसे ही डीपीएसपी क्या प्रमोट करते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं और वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पे भी हमने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात की थी और जब हमने सोशल जस्टिस की बात की थी तो हमने वेलफेयर स्टेट की बात की थी। वैसे ही डीपीएस में भी वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये है कि डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिशिएबल है और इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब कि जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स आपको ना मिलने पे कोर्ट जा सकते थे, वैसे ही आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पूरा ना होने पे कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो ये जस्टिशिएबल नहीं है। अब क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। तो एक केस है मिनर्वा मिल्स केस 1980 और इसके पहले भी एक केस था चंपकम दोराईराजन केस 1950 का। उन दोनों केसेस में जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में तो हमें बैलेंस बनाना है दोनों के बीच में। तो बैलेंस रहेगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, लेकिन उसके बाद भी अगर कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट के बाद में ऐड की गई थी। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में उनको ऐड किया गया और किसके रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया। अब इनकी जगह कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो पार्ट 4A में मिलेंगे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद में। आर्टिकल 51A एक ही आर्टिकल है, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 पे। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या है, वो सब हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब कि इनके ना मिलने पर भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्युलर स्टेट। तो जब हमने प्रियम्बल में सेक्युलर की बात की तो हमने बताया था कि प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू और अब तक आपको याद हो चुका होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। ये सारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे जो अमेंडमेंट्स की हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में, आने वाले सारे वीडियोज़ में, तो वो अमेंडमेंट्स पर से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन हमारे प्रियम्बल में है वो है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। पूरा अगर आप लाइन याद करें तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। इसमें से बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप सेक्युलरिज्म को डिफाइन करता है।
तो इसके पहले क्या हमारे पास सेक्युलरिज्म नहीं था? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म था। वो कैसे पता चलता है कि आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि सबको मिलेगा, किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट का पर्सन हो। फिर आर्टिकल 15 है, वो है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 25 है हमारे पास कि हर इंसान के पास राइट होगा कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट कर सकता है। आर्टिकल 26 है सिमिलरली, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 26 में कहा गया है कि जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होंगे उनके पास राइट होगा कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको अपनी अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि आप किसी स्टेट आपसे किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लेगा। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टेट मेंटेन करता है उसमें किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ होंगी उनके पास राइट होगा कि वो अपना लैंग्वेज, कल्चर प्रिजर्व कर सकती हैं। सिमिलरली आर्टिकल 30 में कहा गया है कि उन माइनॉरिटीज़ के पास राइट होगा कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज कर सकती है। सिमिलरली आर्टिकल 44 में कहा गया है, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है सारे रिलीजन्स के लिए। तो ये सारे आर्टिकल्स बताते हैं कि हमारे पास पहले से सेक्युलरिज्म था, हमने सिर्फ प्रियम्बल में ऐड करके सेक्युलरिज्म नहीं ऐड किया है। ओके, इसके बाद आता है कि जो हमारा जो सेक्युलरिज्म है, इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म है, वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रियम्बल में कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कहता है कि स्टेट को रिलीजन से पूरी तरह से अलग कर देना चाहिए, लेकिन जो कि निगेटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का। इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि जो स्टेट है वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, मतलब कि सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करें हम पूरी तरह से, हम सर्वधर्म संभाव की बात करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। ओके, अब नेक्स्ट सेलिएंट फीचर क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिकली क्या होती है? इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी एडल्ट 18 साल से ऊपर की उम्र का है तो उसके पास राइट है वोट देने का। ये डेफिनेशन है एडल्ट फ्रेंचाइज की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दी गई थी। तो जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी तो ये अपने आप में एक बोल्ड स्टेप माना जाता था। बोल्ड स्टेप माना क्यों जाता था? क्योंकि उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी और बहुत वास्ट साइज था हमारे देश का, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और लिटरेसी बहुत कम थी। तो लोगों का ये कहना था कि अगर इतनी सारी जनता है और वो इलिटरेट है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या वो अब सही इंसान को चुन के वोट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी। अब जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें तब दी गई, जो वोट देने का अधिकार हमें तब दिया गया था, वो 21 साल से ऊपर वालों को दिया गया था, जो कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में बदल के 18 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने क्या किया? 21 ईयर से 18 ईयर की एज को रिड्यूस कर दिया वोट देने के लिए। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जरूरी क्यों है? क्योंकि ये डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस बनाती है, मतलब कि आपने बहुत सारे लोग को हक दे दिया है, राइट दे दिया है वोट देने का, तो बहुत सारे लोग ये डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं। इनहेंसेस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल। अब ऐसा ऐसे हो रहा है क्योंकि अगर आप किसी को राइट दे रहे हैं वोट देने का तो ऑब्वियसली वो उसके पास हक है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। और अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि आप सबको सिर्फ इस क्राइटेरिया के बेस पे दे रहे हो, आप कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो किसी रिलीजन, कास्ट या सेक्स के बेसिस पे। ठीक है, लास्ट है कि इनेबल्स माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्योंकि आपने माइनॉरिटीज को भी राइट्स दिए वोट देने के, तो वो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप हमारे फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है। फ्रेटर्निटी मतलब कि ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट को। और अनलाइक यूएसए जहाँ पे कि डबल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इस पर हमने पहले भी बहुत सारी बात की हुई है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेसी सिस्टम का है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कौन कौन सी बॉडीज है? तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का ऑडिट करता है। देन उसके बाद हमारे पास यूपीएससी है, देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। तो इन सारे बॉडीज़, ये सारे जो बॉडीज़ हैं, ये सारे जो कमीशंस हैं वो इंडिपेंडेंट रहें, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देता है, मतलब कि जो भी उनका टेन्योर है उसके पहले उनको हटाया नहीं जा सकता। फिक्स सर्विस कंडीशन देता है, मतलब कि अगर जो भी उनका टेन्योर है उसके बीच में उनकी सर्विस कंडीशन को चेंज नहीं किया जाएगा।
स्पेशली नेगेटिवली चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाएंगे। जो भी उनके सैलरीज होंगे और बाकी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाएंगे। तो ये सारे जो हैं वो मेजर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ये इंश्योर करने के लिए कि ये सारी जो बॉडीज़ हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहें। नेक्स्ट है हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरी क्यों थे? क्योंकि जिससे कि जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्शन ले सकें। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमको कहाँ मिलेंगे? पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। आर्टिकल 352, 356 एंड आर्टिकल 365 एंड 360। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल की बात करते हैं और आर्टिकल 365 बोलता है कि अगर सेंटर स्टेट के कोई भी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, गवर्नर्स रूल लग सकता है। एंड आर्टिकल 360 बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। तो जब हम इमरजेंसी वाला टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम इन सारी इमरजेंसीज को फिर से वापस से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इमरजेंसी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सेफगार्ड करती है इंडिया की सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को, क्योंकि कोई भी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में इमरजेंसी लगाई जाती है। अब जो इमरजेंसी लगती है तो होता क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पावरफुल हो जाती है और स्टेट जो है पूरा स्टेट का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। स्टेट मशीनरी जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो उसके पास स्टेट का कंट्रोल नहीं रहता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो हमारा जो फेडरल कैरेक्टर है, जब कहीं पे इमरजेंसी लगती है तो हमारा जो फेडरल कैरेक्टर है उसको चेंज करके यूनिटरी कैरेक्टर में बदल देते हैं और वो बिना किसी अमेंडमेंट के ऐसा होता है। ठीक है, तो सिर्फ इमरजेंसी लगने से आपका जो फेडरल कैरेक्टर है वो यूनिटरी कैरेक्टर में बदल जाता है। अब इसके बाद है 3 टायर गवर्नमेंट। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर गवर्नमेंट की बात की गई थी। 2 टायर मतलब कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी। 3rd टायर गवर्नमेंट हमने दिया मतलब कि हमने लोकल गवर्नमेंट्स को भी ऐड किया। तो ये कैसे उठ गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि दोनों 1992 में आए थे उसके द्वारा हमने लोकल गवर्नमेंट को ऐड किया था। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन दिया। और इसने क्या किया? इसने पार्ट 9 ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में और शेड्यूल 11 ऐड किया। आपको याद होगा ओरिजिनली हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, 9, 10, 11, 12 हमने अमेंडमेंट से ऐड किए हैं। तो इस जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने 11 शेड्यूल ऐड किया। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया और इसने पार्ट 9A को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में और शेड्यूल 12 को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली जो था हमारे DPSP ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, तो इसको साकार किया गया बेसिकली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। मैंने आपको बताया था कि जो DPSP हैं वो बेसिकली डायरेक्शंस हैं स्टेट को कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप लॉज बनाओ जब भी आपकी सुविधा रहे। ओके, तो आप गवर्नमेंट ने आर्टिकल 40 में जिसमें पंचायती राज की बात की गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उसको ध्यान में रख के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था। उसके बाद से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलता है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड की गई थी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। इसने क्या किया? इसने आर्टिकल 19 मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट बना दिया जो कि आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 43 में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को DPSPs में ऐड किया कि मतलब कि स्टेट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगी उसकी ड्यूटी होगी कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करे। और इस अमेंडमेंट ने एक और चीज़ ऐड की, इस अमेंडमेंट ने पार्ट 9B भी ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली कोऑपरेटिव्स होता क्या है? कोऑपरेटिव्स एक सिस्टम पे बेस्ड है जिसका नाम है ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। तो एक जो सोसाइटी है जिसमें मान लीजिए कुछ 10 मेंबर्स हैं और उन 10 मेंबर्स में अगर किसी एक को ज़रूरत पड़ेगी तो ये बाकी के सारे लोग भी मिलकर उसकी हेल्प करेंगे और ये एक मेंबर भी बाकी पूरे सारे मेंबर्स का ख्याल रखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल आपने अमूल सुना होगा, तो अमूल भी एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। नेक्स्ट ये सारे हमारे पास सेलियंट फीचर्स थे। अब लास्ट इसका टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके बहुत से क्रिटिसिज्म हुए थे। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।
तो डॉक्टर BR अम्बेडकर से जब पूछा गया कि आपने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें बोरो किए, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने बोरो नहीं किया, हमने रैंसैक किया। हमने जितने भी अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशंस थे हमने उन सारी चीज़ों को, उन सबको पढ़ा और इसमें से जो भी चीज़ें हमें हमारे देश के लिए ज़रूरी लगी उन सबको हमने इसमें शामिल कर लिया। सेम एक्सप्लेनेशन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए भी दिया जा सकता है कि हमने उसको कॉपी नहीं किया है, हमने जो भी ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। अब तीसरा चीज़ कहा जाता है कि अन इंडियन है या एंटी इंडियन है। तो बेसिकली देखिए, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हालांकि बहुत सारे देशों से लिए हैं, बोरो किए हैं। फॉर एग्जांपल हमने फंडामेंटल राइट्स USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, लेकिन हमने बिल्कुल कॉपी नहीं कर लिया। हमने फंडामेंटल राइट्स जो लिखे या हमने DPSP जो लिखा है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके, वो हमने इंडियन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के लिखे। तो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, लेकिन जो उनके अंदर का जेस्ट है, जो स्पिरिट है, वो इंडियन है। तो वो कहीं से अन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या अन गांधीयन नहीं है। अन गांधीयन कहा जाता है क्योंकि हमने बहुत सारे सोशलिस्टिक फीचर्स लिखे हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि देखिए, फॉर एग्जांपल हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ठीक है, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो कहीं से भी अन इंडियन या अन गांधीयन नहीं है। तीसरा कहा जाता है कि एलिफेंटाइन साइज है, मतलब कि बहुत बड़ा है। तो इस पर पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि एलिफेंटाइन साइज इसलिए क्योंकि जो बहुत वास्ट कंट्री है, तो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट वास्ट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और इन सारी डाइवर्सिटीज़ को इंक्लूड करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो बहुत वास्ट है। अब लास्ट है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, कि बहुत सारी लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो लॉयर्स पैराडाइज है। बट देन ऐसा नहीं है, बिकॉज जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस नहीं लिखे गए हैं, उसमें ये भी लिखा गया है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो क्योंकि वो सही चीज़ें एक्सप्लेन करके लिखी गई है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सही चीज़ें लिखी गई है, इसलिए वो ऐसा लग सकता है, बट वो ऐसा है नहीं। तो हमारा सेलियन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सही चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये आपको आगे आने वाले सारे टॉपिक्स के बारे में आपको क्या पढ़ना है एक जिस्ट दे रहा है, आपको एक समरी दे रहे हैं इन सारे टॉपिक्स की, आने वाले टॉपिक्स की। तो आगे वाले वीडियोज़ में हम आर्टिकल 1 to यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको इस PPT की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी ईजिली। थैंक यू सो मच।